21 22 हो गया, एक गड़बड़ हुई। टोटल 21 ही दिया है। उसमें वो भी दिया है साथ में किस कंपनी की ओर में है, वो लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जरूरी पड़ती है सरकारी कौन सी है और प्राइवेट कौन सी है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको ऑयल रिफाइनरीज में। टोटल अपडेटेड 23 रिफाइनरी है, लिखे टोटल 23 है, डैश करके 18 पब्लिक है, 2 ज्वाइंट है, 3 प्राइवेट है। 18 टोटल 23, उसमें से 18 पब्लिक की है, पब्लिक यानी सरकारी, 18 आपकी सरकारी है, 2 ज्वाइंट वेंचर है मिला करके कंपनी की रिफाइनरी, और तीसरी है 3 है आपकी प्राइवेट सेक्टर की। ध्यान से, तो आपका ऑयल एरिया में इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? पहली चीज होती है प्रोडक्शन एरिया, दूसरा हो गया रिफाइनरीज, थर्ड हो गया प्रोडक्शन स्टेट, ठीक है, फोर्थ होता है डेटा, डेटा मतलब वही कहां पे कहां पर, ठीक है, फिफ्थ होती है मैपिंग। ऑयल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान से। तो फिफ्थ होती है आपकी मैपिंग, ठीक है। तो ये 6 चीजें ऑयल एरिया में कवर करनी होती है आपको। कौन सा कहां पर है? अब आइए नेक्स्ट, इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशंस, नंबर 1, नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब कि पेट्रोलियम का कहां कहां पे प्रॉपर यूज है, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आइए पहला जो मेनली पर्पस है मेंस के पॉइंट से, ठीक है, इसमें आइए सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन, 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 दूसरा इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है, पावर जनरेशन और डोमेस्टिक कंजम्पशन, 3 चीजें हैं, ध्यान से। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री, नेक्स्ट थर्ड इज पावर जनरेशन, और फोर्थ इज डोमेस्टिक यूज। क्लियर हो गए सारे? ठीक, अब हो गया, हटाओ उसको, वेटिंग डालिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है इसका, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो यूज किया था, कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चर, एविएशन, बहुत सारे जो पेट्रोकेमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं ना जो तुम लोग यूज करते हो डेली बेसिस पे, कौन सा एग्जांपल दो कोई सा भी? वैसलीन होता है, हाँ ठीक, और बहुत सारे होते हैं प्रोडक्ट होते हैं जो आप नेल पेंट वगैरह लगाते हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल होते हैं सब इसी में यूज किया जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट स्टडी आओ, चैलेंजेस। चैलेंजेस, ये है मेंस का क्वेश्चन, चैलेंज, चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो चैलेंजेस में सबसे पहला, ज्यादा तो पेट्रोलियम के लिए हो रहा है, पहला लिखो इंपोर्ट इश्यू, इंपोर्ट इश्यू पहला चैलेंज, आयात की दिक्कत, इंपोर्ट इश्यू, आयात की दिक्कत, डैश करके लिखो 93% ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, 93% इंपोर्ट भारत बाहर से करता है, फ्रॉम आउटसाइड, भारत बाहर से करता है, तो सबसे बड़ा इश्यू तो ये हुआ। दूसरा कंसर्न है इन्वायरमेंट कंसर्न, इन्वायरमेंट का इश्यू, पर्यावरणीय मुद्दा, पर्यावरणीय मुद्दे में 3 डाटा, SO2, SOX, NOX, COX, 3 इसमें गैसेस लिख लो इन्वायरमेंट में। पहली है SOX, NOX और COX, समझ गए? SO2, SO3, NO2, NO3 ऐसे करके होता है, ये हो गया इन्वायरमेंट कंसर्न। नेक्स्ट थर्ड है रिसोर्स डिप्लेशन, रिसोर्स डिप्लेशन का मतलब होता है संसाधनों में कमी, रिसोर्सेज डिप्लेशन, संसाधनों में कमी, दे आर फाइनाइट इन नेचर,
चूंकि ये फाइनाइट है, फाइनाइट इन नेचर, कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन कुड लीड टू द रिसोर्स डिप्लेशन, लगातार निकालना संसाधनों में कमी को जनरेट कर देगा, बना देगा। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन could lead to resource depletion. Next, price fluctuation, पैसे की मात्रा में कमी ज्यादा, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन। तुरंत इसके अंडर मेंस का क्वेश्चन आ रखा है कि जो नहीं होता है कि अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज होती है वो क्यों नहीं डिपेंड कर पा रही है, तो उसके लिए प्राइस फ्लक्चुएशन के अंदर के रीजन पहला लिखो जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, भू राजनीतिक समस्या, मार्केट स्पेकुलेशन, मार्केट स्पेकुलेशन, बाजार की समझ, सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स, मांग पूर्ति अवसंरचना, इन्फ्लेशन महंगाई, फिस्कल इश्यू, फिस्कल FISCL राजकोषीय इश्यू, एंड ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट विद व्यापार घाटा, ये सारे फैक्टर काम करते हैं आपको। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, हाँ जी, नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस को कंट्रोल करने के लिए आपको ही किया जाएगा, ठीक है, तो पेट्रोलियम को लिख लीजिए। इट इज द मेन सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन, इट इज द मेन सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन। So India easily faced a lot of pressure from the world. भारत आसानी से दुनिया भर से प्रेशर फेस कर रहा है, लॉट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से आसानी से फेस कर रहा है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, वो है एनर्जी ऑप्शन, ये भी चैलेंज। एनर्जी ऑप्शन का मतलब लिखो गवर्नमेंट फोकस ऑन एनर्जी अल्टरनेशन, सरकार एनर्जी अल्टरनेशन पे फोकस कर रही है, फोकस ऑन एनर्जी अल्टरनेशन, सोलर एनर्जी इन सब पे फोकस कर रही है, तो उससे भी हमें चैलेंज मिल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड मतलब ऑब्वियस बात है क्या कर सकते हैं, तो ऑब्वियस आपको वही दो तीन क्वेश्चन पूछेगा कि वाई, और पहला क्वेश्चन है वे फॉरवर्ड लिखिए, खुद से लिखेगा वाई गवर्नमेंट फोकस ऑन अल्टरनेशन ऑफ फ्यूल, फर्स्ट पॉइंट वाई गवर्नमेंट फोकस ऑन अल्टरनेशन ऑफ फ्यूल, सरकार ईंधनों के विकल्प पर क्यों विचार कर रही है। दूसरा, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा के दक्षता को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। व्हाट आर द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी। थर्ड क्वेश्चन, ये बेसिकली वे फॉरवर्ड के मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं जो क्वेश्चन की फॉर्मेट में बन सकते हैं। थर्ड इज, शुड द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन मोर ऑप्शन ऑफ एनर्जी, क्या गवर्नमेंट को ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्ट इन मोर ऑप्शन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी टू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, डिस्क्राइब एनी टू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, किन्हीं दो विनियामक नीतियों पर चर्चा करें। एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है मतलब जो जमीन से पेट्रोलियम निकालती है, ठीक है, मैं आपको नाम दे देता हूं, पहला NELP, NELP पहली पे शॉर्ट नोट्स, दूसरा है हेल्प HELP, ठीक है। NELP होती है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के नाम से, और HELP होती है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के नाम से, ठीक है।
तो नेल्प और हेल्प इन दोनों पे शॉर्ट नोट्स। चलो हाइड्रोकार्बन, नोट्स आपके मिल जाएंगे सैटरडे संडे में मिल जाएंगे आपको, आज प्रिंट हो गए होंगे, आई थिंक हो गए होंगे इसके ही, बोल रहा था ना इकोनॉमी वाले, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के वीकेंड पे नोट्स उठाओ। ठीक है चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। वो लिख लिया मैंने जो तुम लोगों को दिया था कंटेंट लिखने के लिए, कौन सा किस एरिया में कितना है, कुछ दिया था तुम लोगों को मैंने। अरे यार मिनरल्स कौन से एरिया में कितने, उसका वो यहाँ पे लिखा था मैंने इधर साइड में, तुम ही लोगों में लिखा था ना, हो गए नहीं हुए, हाँ या ना। एक व्यक्ति का सर हिला, बाकी लोग, अब लोग का बाकी नहीं हो पाया, काहे तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे हो यार, क्या समस्या है या नहीं है यार, रोज रोज वही चीज समझा रहा हूं तुम लोगों को, आपको पता कितना छूट गया आप लोग, पिछली बार वाला हो गया, उसके पीछे उस दिन जो बोल रहे थे पीछे का छूटा है, वो भी था ना कुछ, उस दिन कह रहे थे ना पीछे वाला, वो हो गया। अच्छा चलो एक दो लोगों का सर हिला, बाकी लोगों का नहीं हिला, बाकी लोगों के लिए भाई जाऊंगा देने एग्जाम, ठीक है। चल हेडिंग डालिए एटॉमिक मिनरल्स, एटॉमिक मिनरल्स थर्ड जो भी मिनरल्स हैं आपके, एटॉमिक मिनरल्स। सर्दी ज्यादा हो रही है, यही सर्दी आपके लिए चैलेंज का काम करती है, इसी सर्दी में कायदे में पढ़ के दिखाइए, रजाई से निकलिए, रजाई में बैठ के पढ़ते मस्त नींद आती होगी फिर तो, किताब खुली बस जबकि आनी शुरू। हमारे पिताजी तो इतने शरीफ थे, जब हम रजाई में बैठते थे पढ़ने के लिए तो नींद तो छोटे बच्चे नींद आ जाते तो बुक उठा ले जाते थे, अब समझ रहे हैं, अब बुक उठा अपने पास रख लिए, अब नींद खुलेगी 10-15-20 मिनट बाद तो खुलेगी, जब खुले तो बुक है नहीं, बुक कहाँ चलेगी, बुक तो फिर रजाई हटाते हो सकता नहीं, सोते सोते इधर उधर लग गई, भाई साहब बुक है ही नहीं, उठे वहां फिर थोड़ा डल्ला है, उठे और देखा तो भाई साहब बुक कहाँ, पिताजी जहाँ बैठ टीवी देख रहे हैं उसी के बगल किताब रखी है, फिर आप समझिए क्या माहौल बनेगा। फिर वो जो डिस्टेंस थी ना वहां से पिताजी से बुक उठाना, बस वही खेल यूपीएससी की जर्नी है आपकी, समझ रहे, बट हम जाते थे, पिताजी मेरे कुछ कहते नहीं थे, पता है डर बहुत बड़ी चीज होती है, अगर डांट देते ना उसी समय, मार देते उसी समय, फिर ना रिटेलिएशन, फिर मैं कुछ भाई होता ना, मैंने गुस्सा आया था मेरे को भी चीज करके, नहीं पढ़ूंगा ये वो करके लिए, कुछ नहीं बोले वो, मैं बुक उठा के ले आया, उसके बाद से फिर सोचो पूरा दिन नींद नहीं आई, जब भी पढ़ाई किया नींद नहीं आई, समझ रहे हो, वो है डर, क्या कि बुक उठा लिया भाई, ये डर मैटर आपका कर जाएगा और कुछ नहीं, ये डर पता कब पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा जब आप 29 साल के हो चुके होंगे और 30 साल फाइनल अटेम्प्ट होगा आपका 32 साल का, आप 31 के हो चुके होंगे और आपको पता इस बार आ रही है पार, समझ गए, ये डर जिस दिन आपको फील आ गया उस दिन देखो कैसे तुम्हारा सिविल निकलता है, मतलब कैसे, मतलब फटाफट आपको एग्जाम निकलेगा, अभी वो डर महसूस नहीं कर रहे हो आप, डर नहीं होता है, कहते हैं ना कि बिल्कुल आपको खत्म होने, समझ में नहीं आना चाहिए भाई साहब कहाँ जा रही है दुनिया, उस सिचुएशन में भी आप गुजर नहीं रहे हो, तो अभी आपने मैंने बोला मस्त चल रहा आराम से, आएगा वो दौर, अगर आप लेकर के आओगे तो आएगा वो दौर, हर मैं नहीं कहूँगा हर किसी के आता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पीछे देख रखे हैं दुनिया, उनको पता है भाई साहब कहाँ समस्या होने जा रही है, तो आप अपना अपना सिचुएशन चेक कर लेना भाई, आप किस सिचुएशन से हो करके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और जब आपको बताया जा रहा है ये चीज करने के लिए फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वो आप जानो भाई, रीजन कुछ भी हो सकता है, आपका जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, फालतू रीजन भी हो सकता है, बट अगर आपको अच्छा एक चीज और, चलो मैं तुमको टाइम दे दे रहा हूँ, अपने टारगेट ले लीजिए 4 फरवरी से 14 फरवरी का ऑफ है, जो दूसरा ऑफ होता है वीक में, साल का दूसरा ऑफ है, जो भी आपका पेंडिंग वेंडिंग काम है उस बीच में ध्यान रखना, इस बीच की जो क्लासेस होंगी ये इसी पहले हो जाएंगी आपकी, टेंशन ना लेना, हमारी सरदर्दी हमें पता है, आपकी सरदर्दी क्या वो आप जानिए, तो बीच में आपकी क्लासेस होंगी एटलीस्ट 4 या 5 वीकडेज की, और 2 वीकेंड की क्लास आपकी इसमें जाएंगी, तो वो दोनों क्लासेस प्लस जो वीकडेज की क्लासेस वो आपकी इधर आपकी मतलब 4 से पहले पहले खत्म हो जाएंगी, समझ गए, तो हम तो अपना टारगेट कर देंगे, आपका टारगेट क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है साहब। फ्राइडे है ना, टेस्ट सीरीज तुम्हारी कब अनाउंस हुई थी, किस डेट से, वही पूछ रहा हूँ किस डेट से ना, शुक्र कब, शुक्र थी बुधवार थी, वेडनेसडे थी, तो कब पढ़ना नेक्स्ट वाला, मोबाइल बंद करो, आज कितनी डेट है, थर्सडे है ना आज, कल क्या थी 6 तारीख, कल 7 थी, दो या तो 7 तो सीधा सीधे मिल गया यार, जोड़ने का तरीका ही फिर तो 14 तारीख पड़ गया आपका, तो 14 से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, ये भी अनाउंस हो गई थी, कंटेंट भी पहुंच गया था टेस्ट सीरीज का, टॉपिक आ गया था, बस और ही बताओ,
तो जो भी आपका टेस्ट है उस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर उठा लीजिएगा अक्टूबर का, अक्टूबर करंट अफेयर फ्रॉम एकेडमी बुक, प्रिंट आउट जो आपको मिले अक्टूबर के, उसको प्लस जो आपकी उसका टॉपिक होंगे, 4-5 टॉपिक होंगे, आई थिंक कितने टॉपिक उसमें, पॉलिटी का टेस्ट है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का टॉपिक है ना उसमें, समझ गए, प्रेसिडेंट, ठीक है साहब। ये टेक्स्ट आपका स्टार्ट है, सीरीज भी आपकी स्टार्ट है, प्लस क्लास का शेड्यूल भी सब कुछ हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, समझ से बस आपको बस पढ़ना है, वही बड़ा मेहनत का काम हो रहा है साहब, ठीक है। तो देख लीजिएगा आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं एक इधर करता हूँ, जुलाई अगस्त में होता है ये वाला, बाई चांस अगर कोई काम आप जैसे ना, तो पेंडिंग काम आपका पड़ा जिसमें 3-4 दिन आपको लग सकते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं इस टाइम, ठीक है। लिखिए, अभी ऑलमोस्ट प्रोजेक्टेड डेट है ये, तो बोला कुछ, चलिए हेड डाले एटॉमिक मिनरल्स। एटॉमिक मिनरल्स के अंदर बेसिकली हमें कवर करने हैं 3, यूरेनियम, फर्स्ट इज यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ये 3 आपके होते हैं। इसके एडिशनली, इसके अलावा बेरिलियम, बेरिलियम, लिथियम, जर्कोनियम, बेरिलियम, लिथियम, जर्कोनियम। तो आंसर खुद से लिख के दियो कि कहीं से कॉपी किए हो अभिषेक? खुद ही लिख के आंसर है, वेरी गुड, अच्छे आंसर है तुम्हारे, सोच सोच के कि देख देख के, पढ़ के सोच के फिर बढ़िया आंसर। ये बात को मान लेना जो मैं कह रहा हूँ ना बढ़िया है, हाँ, तो क्योंकि मैं कहता नहीं हूँ किसी को, बहुत कम, कैसे किसी को नहीं कहता, बहुत कम को कहता हूँ। कुछ आंसर फ्रेम ठीक बने, कुछ एक चीजें मैंने उसमें की, उसको एक बार चेक कर लेना। लिखिए, प्लूटोनियम सबसे पहले, प्लूटोनियम, it is found only in the trace quantity in the earth crust, it is found only in the trace quantity of earth crust, अर्थ के क्रस्ट में बहुत छोटी सी मात्रा में मिलता है प्लूटोनियम। आइसोटोप तुम लोग सुने हो, आइसोटोप, आइसोबार सब लोग जानते हो, हाँ, तो इसका लिखो, मोस्ट कॉमन आइसोटोप इज Pu-239, प्लूटोनियम 239 आइसोटोप होता है, Pu-239, ये ठीक है। देखो, प्राइमरी फ्यूल फॉर यूरेनियम रिएक्टर्स, प्राइमरी फ्यूल फॉर यूरेनियम रिएक्टर्स, ठीक है। दूसरा आ जाओ, यूरेनियम, पहला था आपका प्लूटोनियम, दूसरा है यूरेनियम, ये इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम के it has 2 isotope, it have 2 isotopes, U-238, U-235, 238, 235, 2 आइसोटोप हैं, all is radioactive, all is radioactive, 235, 238। अच्छा, पीछे वाले तो आपके हो गए होंगे, अब इन वाले के खुद से बना लेना एरियाज, ठीक है, नए वाले के एरियाज में नहीं बता रहा हूँ, लिखिए इन इंडिया, इन इंडिया एरिया आपको कवर करना है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा, सब एटलस में अवेलेबल है, ठीक है, सब है ना, सब है उसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, खोजे वो सब मिलेगा। हाँ, नोडल एजेंसी का नाम है UCIL, 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 यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, UCIL कंपनी है। डिपार्टमेंट है DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है AMD, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, AMD, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMD डिपार्टमेंट, ठीक है, ये पूरा सिस्टम काम करता है हमारे यहाँ के लिए, डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट आइए थोरियम, थोरियम स्पेशलाइज है एक्सप्लोर करने के लिए, वो एटॉमिक को रेगुलेट करने के लिए कितना कहाँ यूज होगा ऐसे करके होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए थोरियम, थोरियम डिपॉजिट में
थोरियम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। थोरियम के डिपॉजिट्स भारत में देखेंगे तो बेसिकली ये आपको मिलते हैं कहाँ कहाँ पे, यूरेनियम और थोरियम के, ठीक है। ये 3 हिस्सों में है, याद रखिएगा, लिखिए थोरियम इंपॉर्टेंट है। थोरियम डिपॉजिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन में इसके पहले वो लिखो क्या, आइसोटोप्स। थोरियम 227, 228, 234 तक लिख लो, 29, 229, 20 ऐसे करके 229, 230, 31, 32, 33, 34, ये क्या है, TH। इसमें से TH 232 ये हमारे यहाँ है एबंडेंस इन भारत में। TH 232 है मोस्ट स्टेबल थोरियम आइसोटोप है, आइसोटोप्स है। इसमें से 32 सबसे इंपॉर्टेंट है जो भारत में स्पेशली मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है लिखो, इट इज द ओनली फ्यूल, एकमात्र ईंधन, विच इज फाउंड इन द सैंड ऑफ केरला। सैंड ऑफ केरल की सैंड में आपको ये मिलता है, ध्यान रखिए, सैंड ऑफ केरला, केरल की जो सैंड होती है वहां पर आपको ये स्पेशली मिलता है। बहुत स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल की सैंड में कौन कौन से मिलते हैं, 232, ठीक, ठीक हो गया, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आइए, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, ठीक है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर की लिस्ट आपको कवर कर लेनी है। टोटल आपको यूरेनियम पावर प्लांट मिल जाएंगे। एक एक पावर प्लांट के अंदर ना कई सारे आपको मिलेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। एक पावर प्लांट के अंदर ना फेज वाइज भी होते हैं, फेज 1 फेज 2 करके भी आपको होते हैं। देखिए इसके अंदर नहीं दिख रहा है आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में, RAPS करके आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो रावत भाटा लिखा हुआ 1 into 100 मेगावाट, कुछ को समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो 1 into 100, 1 into 200, 4 into 220, 2 into 700 दिख रहा है। तो ये एनर्जी जनरेशन के 4 अलग अलग टाइम पे बनाए गए हैं। रावत भाटा जगह पे, वहां पे न्यूक्लियर नीला होगा यूरेनियम, वहां से एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट हुए। पावर प्लांट स्टेप बाय स्टेप में इतने इतने, तो अभी टोटल रावत भाटा इन सबको जोड़ लो, इतना बना रहा है क्या, बिजली, समझ गए। MW मेगावाट होता है यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक होगी बात। तो रावत भाटा, काकरापाड़ा, मिथीवर्दी गुजरात का, तारापुर, जैतपुर, कैगा, कुडनकुलम, कलपक्कम, कुवाडा, बरगी, हरिपुर, नरौरा और कुमरिया, ठीक है। इसमें से यूपी में नरौरा, बस, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, क्लियर हो गए। तो इनकी लिस्ट विद देयर कैपेसिटी ये ध्यान से आपको बनानी है। तुरंत देखो न्यूक्लियर रिएक्टर लिस्ट ऑफ इंडिया, बोलो। नहीं अपडेट करिए, 7 क्या 9 से ज्यादा है, 9 10 हो गए। नहीं आप अपडेट कर लो, अपडेट सामने आपके कितने हैं, ये नाम 13 हुए, अपडेट करिए, पुराने अपडेट, पुराने पिछली बार, इस बार अपडेट है, चलो तो ठीक है। तो टोटल आपको रिएक्टर ऐसे 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर हैं, उसके अंदर के 2 2 3 3 ऐसे करके टोटल कैपेसिटी लिखो 6780 मेगावाट, 6780 मेगावाट कैपेसिटी है। 18 आपके PHWR हैं, 18 PHWR है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं, PHWR। और 4 आपके LWR है, लाइट वाटर रिएक्टर। PHWR लाइट वाटर में होता है, बता दूंगा मैं आपको। लाइट वाटर वाले 4, 18 वो, टोटल 22 आपके रिएक्टर हो गए, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, यहाँ पे आपका मिनरल्स का एक सेक्शन खत्म, मेटल, नॉन मेटल, प्लस और भी जो था एटॉमिक पेटॉमिक सब खत्म आपका। अब आता है जो दुनिया में झगड़ा हो रहा है, उसका नाम है रेयर अर्थ। सुने हो, कभी नाम सुने हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स। इसको लेकर के बहुत तगड़ा वाला झगड़ा चल रहा है, चाइना को लेकर के हो रहा है। ग्रीनलैंड इसी खेल के लिए काम कर रहा है। सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ का कंटेंट मिलता है वो आपको कहाँ मिल जाता है, साउथ चाइना सी में। ध्यान, साउथ चाइना सी जानते हैं, तो आप इसलिए चाइना का झगड़ा हो रहा है, इसलिए चाइना नहीं छोड़ना चाह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रेयर अर्थ मिनरल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको कुछ दिख रहा है, आपको नाम ऑब्वियस बहुत कम सुने होंगे, तो पहले लिखो लिस्ट, जान लो होते कौन से रेयर। नाम से ही पता चला रेयर अर्थ यानी अर्थ में बहुत रेयर होंगे, तो जो चीज रेयर होगी बहुत काम की होगी।
लिखो लिस्ट, मतलब नाम। वाइट्रियम, YTTRIUM, वाइट्रियम। दूसरा सीरियम, CERIUM। लैंथेनम, लैंथेनम। अर्बियम, ERBIUM। वाइटरबियम, YTTER, वाइटरबियम, वाइटरबियम। होल्मियम, HOLMIUM, होल्मियम। थूलियम, THULIUM। नियोडाइमियम, नियोडाइमियम। यूरोपियम, EURO, यूरोपियम। ल्यूटेयम, ल्यूटेटियम, LUTETIUM, ल्यूटेटियम। और प्रोमेथियम, PROME, प्रोमेथियम। ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है। वैसे टोटल ये बचे हैं बहुत सारे, बट टोटल लिखो देयर आर 17। टोटल 17 है पूरे वर्ल्ड में जो इधर उधर मिलते हैं, 17। इनको दो कैटेगरी में HREE और LREE में बांटा गया है, हैवी और लाइट। HREE और LREE में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट आओ, सिग्निफिकेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, इनका यूज कहां पर है सिग्निफिकेंस में। चलो पहला सिग्निफिकेंस इनका लिखो, वो है बैटरी में। झगड़ा हो रहा है इसी चीज के लिए, बैटरीज के लिए। बैटरीज के लिए पहला, बैटरीज में, ठीक है। दूसरा लिखो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसमें हार्ड ड्राइव्स, फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्लैट स्क्रीन टीवी, फ्लैट स्क्रीन टीवी, मॉनिटर्स। नेक्स्ट ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्लैट टीवी, मॉनिटर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी में, ईवी में, ईवी तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का हिसाब हो गया, ईवी के अंदर लगती है। नेक्स्ट क्लीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल यूज में, इंडस्ट्रियल में, तो इसमें आपका है सीरियम, सॉरी, हाँ ठीक है, सीरियम। इंडस्ट्री में अगर लिखना चाहो तो लिखो ग्लास पॉलिश में, शीशे की पॉलिश करने में सीरियम। और दूसरा होता है लेंथेनम, जो लेंथेनम वर्ड मैंने बताया था पीछे, उसका यूज लिखो रियर मिरर, तो शीशा होता है पीछे ना, उसके लिए। इसके अलावा लास्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नेट्स में, मैग्नेट बनाने में भैया, मैग्नेट बनाने में ये सारा आपका यूज किया जाता है इसका। तो आजकल वैसे भी न्यूज है, तो काफी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है। अब टोटल में आपको मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं, तो चाइना कंटेन करता है 60% अराउंड, 60% चाइना है। वियतनाम है दूसरे पे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, टॉप 5। चाइना, वियतनाम, ब्राजील, रशिया, इंडिया, बस यही समस्या आ रही है खेल की, ठीक है। और चाइना में अगर चाहो तो लिखो साउथ चाइना सी, मेजर एरिया साउथ चाइना सी है यहाँ पे मेन, जहाँ पे झगड़ा हो रहा है शीश को लेकर के, रेयर अर्थ को लेकर के, ठीक है। इसके चक्कर में उसे पड़ा हुआ है, देखते हैं कहानी क्या होती है। कल रशिया का भी देखा ही होगा आप लोगों न्यूज में कि वो कैप्चर हो गया शिप, रशिया का शिप है, मजाक नहीं होता है। वेनेजुएला तक तो ठीक था, रशिया का शिप भी कैप्चर किया गया, मतलब चीजें सामने हो रही हैं।
वेट करिए, देखते हैं कहानी क्या होती है। हेडिंग डालिए। नहीं, नाम भी नहीं याद करने आपको, बस खाली बस पता होना चाहिए। देखिए, इंडियाज रेयर अर्थ सिनेरियो। भारत का रेयर अर्थ सिनेरियो क्या है? भारत में कितने हैं? तो लिखो 6.9 मिलियन टन। 6.9 मिलियन टन भारत में, 6.9 मिलियन टन। नेक्स्ट, तीन है स्पेशली इंडिया में। पहला है मोनाजाइट, फर्स्ट इज मोनाजाइट, फर्स्ट है मिनरल भारत का। दूसरा है जीनोटाइम, XENOTIME, और थर्ड है बास्टनेसाइट, BASTESITE। तो ध्यान से, ये भारत के तीन रेयर अर्थ मिनरल है, बास्टनेसाइट्स। ठीक है, एरिया वाइज में लिख लीजिए। मोनाजाइट है केरल में, सिंपली ये जो बालू में मिलता है यही है, केरल का सैंड। जीनोटाइम में, जीनोटाइम आपको मिलता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। एंड थर्ड इज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ठीक है। एजेंसी का नाम है जो भारत में कराती है काम, ब्यूरो ऑफ माइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ब्यूरो ऑफ माइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सरकार ने 2017 में नई एक एजेंसी बनाई है, नाम है IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। IREL सब एजेंसी है एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ DA की। ठीक है, तो इंडिया के पास ये अब करने का काम होता है। ठीक है, हो गया रेयर अर्थ। नेक्स्ट आइए, माइनिंग सेक्टर, इंपॉर्टेंट है। माइनिंग सेक्टर इन इंडिया, भारत का माइनिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर इन इंडिया भारत में। तो माइनिंग सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको बता देता हूं मैं, जो आप खुद से कर सकते हैं। माइनिंग सेक्टर का पहली हेडिंग जाएगी रोल, रोल ऑफ माइनिंग। माइनिंग जरूरी है, जरूरी है, 5, 6, 10 पॉइंट में रोल लिख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज होती है फ्रेमवर्क। भारत में माइनिंग का फ्रेमवर्क क्या है, एजेंसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके काम का, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेमवर्क माइनिंग के लिए, फ्रेमवर्क में आइए, पहला है 1957 का एक्ट है MMDR। फ्रेमवर्क में पहला एक्ट है MMDR, 1957 का एक्ट है। नीड नहीं है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए, पता। इसका मिनरल, माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, MMDR। ठीक है, ये जो एक्ट है, इसी एक्ट के थ्रू आपने पता होगा जितने भी मिनरल्स उसका ऑक्शन होता होगा, नीलामी उलामी होती है ना, इसके थ्रू सारा खेल होता है, MMDR के थ्रू। ठीक है, तो इसको लिखो। सेकंड एजेंसी है DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, DMF। ये डैश करके ऑक्शन कराता है। ठीक है, फाउंडेशन ये ऑक्शन कराता है, डैश करके सेक्शन 9B, सेक्शन 9B एक्ट का होता है, उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट NMET, NMET, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बना है मिनरल्स के लिए। इसके वर्क में पहला काम है पैसा, ट्रस्ट है तो फंडिंग करना। दूसरा काम है फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑफिस एक ही बात है, उसी चीज को दोबारा में लिखा हुआ है। और थर्ड है एडवाइस, अगर कोई रिलेटेड चीज हो तो।
ये हुआ आपका फ्रेमवर्क। वहीं पे आप चाहें तो वर्ड में लिख सकते हैं। वर्ड में जो मिनरल को निकालने के लिए होता है, वर्ड के लिए जो मिनरल्स के लिए होता है उसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISA, SEA, सी बेड, इंटरनेशनल सी बेड, ठीक है, अथॉरिटी। ये है इंटरनेशनल लेवल पे मिनरल्स को समुद्र में से जो निकाला था, सी से निकलते हैं सारे मिनरल्स, वो रेगुलेटेड बाय ISA, सी बेड अथॉरिटी। ये होता है लीगल फ्रेमवर्क। थर्ड चीज होती है, थर्ड है वो है आपका चैलेंज। चैलेंज, माइंस के बहुत सारे चैलेंज हैं, आई थिंक मैंने पीछे बता भी दिए थे तुमको। कोल माइनिंग के चैलेंज बताए थे ना, कोल वाले हुए थे तुम लोगों के, हाँ मुझे याद है, कोल वाले याद है, बस सेम, तो सारे माइनिंग के सेम है, याद है? दो तीन बताओ, एक दो, इसी बारे पता चल जाएगा कौन से हैं। बोलिए, कोल माइनिंग के कोई भी चैलेंज। क्लियर, ये सारे चैलेंजेस आपके इसमें भी काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें ये सब डाल सकते हैं, आपने जो कमर्शियल मेरिट का डाला था, लिखवाया था एक ऑप्शन मैकेनिज्म अलॉटमेंट का चैलेंज ना, हाँ बिल्कुल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सरकार ने कुछ काम किया है इसमें माइनिंग को लेकर के। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नंबर 1, स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग, पहला काम स्टार रेटिंग का किया है, ध्यान से, पहला हो गया स्टार रेटिंग। दूसरा काम है MSS, MSS, माइनिंग सर्विलांस सिस्टम, माइनिंग सर्विलांस सिस्टम, खनन नियंत्रण व्यवस्था। नेक्स्ट, थर्ड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। फोर्थ, NMEP, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। लास्ट है DMF। हो गया, लास्ट लिखिए, एक और बच रहा आपका होगा, हाँ 100% FDI, 100% FDI हो गई है। अरे वो कौन सी मिनरल एजेंसी को कौन सी रेटिंग मिलेगी ऐसे करके, ठीक है, चलिए वो निकल लिया, ठीक है, मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, करना जो भी आपको, पहला लिखिए, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 पिछले साल का लॉन्च हुआ है। माइन एंड मिनरल, बहुत ये डायरेक्ट है यूपीएससी के सिलेबस में बकायदा लिखा हुआ है, पीएससी सिलेबस में, माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023। एक 2023 वाला लिखना है, 15 वाला भी एक है, ठीक है, 23 वाला लिखना है। और दूसरा है शॉर्ट नोट्स में, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, PMKKKY, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। शुरू हो जाइए।